नमस्कार। लीगल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 4 हालिया और महत्वपूर्ण फैसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सभी जजमेंट्स कानूनी दृष्टिकोण से बहुत दिलचस्प हैं और आम नागरिक के अधिकारों से सीधे तौर पर जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। पहला केस, मोटर एक्सीडेंट मुआवजे का अधिकार। यह मामला मुआवजे के उत्तराधिकार से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल तय करता है। केस का विवरण, केस का नाम बालक राम बनाम लीला देवी व अन्य, केस नंबर CMPM नंबर 181 ONF 2025, फैसले की तारीख 16 जून 2025, जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री विवेक सिंह ठाकुर। केस की विस्तृत जानकारी। यह केस एक मोटर दुर्घटना क्लेम से संबंधित है जिसमें मृतक हरिचंद के आश्रितों ने मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं में मृतक की मां मान दस्सी और मृतक का बेटा बालक राम शामिल थे। केस की सुनवाई के दौरान दुर्भाग्यवश मृतक की मां मान दस्सी का भी निधन हो गया। इसके बाद मान दस्सी के अन्य बच्चों ने, जो कि मृतक हरिचंद के भाई बहन थे, कोर्ट में एक अर्जी दी कि उन्हें मान दस्सी की जगह पार्टी बनाया जाए ताकि मुआवजे में जो हिस्सा उनकी मां को मिलता वह उन्हें मिल सके। कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या ये लोग, जो मूल मृतक पर आश्रित नहीं थे, मुआवजे के हकदार हैं। कानूनी पहलू, लीगल पॉइंट्स। इस केस में कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्थापित किए। एक, MACT कार्यवाही का स्वरूप। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल MACT के सामने की कार्यवाही एक संक्षिप्त यानी समरी प्रक्रिया है। इस पर सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पूरी तरह से लागू नहीं होती, केवल कुछ चुनिंदा प्रावधान ही लागू होते हैं। 2, कार्यवाही का समाप्त न होना। इस वजह से CPC के आर्डर 22 में दिए गए प्रावधान, जिसके तहत किसी पार्टी की मृत्यु पर केस समाप्त अबाटी हो जाता है, MACT मामलों पर सख्ती से लागू नहीं होते। 3, मुआवजे का मूल सिद्धांत। कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दिया जाने वाला मुआवजा मृतक पर आश्रित डिपेंडेंसी होने के आधार पर दिया जाता है। यह किसी याचिकाकर्ता की संपत्ति नहीं है जिसे विरासत में लिया जा सके। 4, मुआवजे का उत्तराधिकार। इसलिए जब किसी आश्रित याचिकाकर्ता, जैसे इस केस में मृतक की मां की मृत्यु हो जाती है, तो उनके हिस्से का मुआवजा उनके उन वारिसों को नहीं मिलेगा जो मूल मृतक पर आश्रित नहीं थे, बल्कि वह मुआवजा मूल मृतक के अन्य जीवित आश्रितों, जैसे इस केस में मृतक का बेटा, को वापस मिल जाएगा। कोर्ट ने इसे रिवर्शन टू द ओरिजिनल सोर्स का सिद्धांत बताया, जिसका जिक्र हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 में भी मिलता है। केस का नतीजा, रिजल्ट। माननीय हाई कोर्ट ने मृतक हरिचंद के भाई बहनों की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मृतक की मां मान दस्सी के हिस्से का मुआवजा उनके अन्य बच्चों को नहीं, बल्कि मृतक हरिचंद के बेटे बालक राम को मिलेगा, जो कि मूल मृतक पर आश्रित थे। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो मोटर एक्सीडेंट के मामलों से जुड़े हैं। मुआवजा केवल आश्रितों का अधिकार है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दूसरा केस, FIR में नाम न होना और गवाही में विरोधाभास। यह एक क्रिमिनल केस है जिसमें हाई कोर्ट ने FIR में चूक और गवाही के विरोधाभास के आधार पर कुछ आरोपियों को बरी कर दिया। केस का विवरण, केस का नाम राजकुमार उर्फ बिट्टू बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर क्रिमिनल अपील नंबर 6 और 8 ONF 2011। फैसले की तारीख 16 जून 2025। जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कैंथला। केस की विस्तृत जानकारी। इस मामले में एपेलेंट्स पर कुछ व्यक्तियों के साथ मारपीट करने और उनकी झोपड़ियों में आग लगाने का आरोप था। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। जब मामला हाई कोर्ट में अपील में आया तो आरोपियों के वकील ने यह दलील दी कि शिकायतकर्ता ने FIR में सभी आरोपियों का नाम नहीं लिखवाया था, जबकि वह उन्हें पहले से जानता था। इसके अलावा गवाहों के बयानों में भी काफी सुधार और विरोधाभास था। कानूनी पहलू, लीगल पॉइंट्स। कोर्ट ने इस केस में आपराधिक कानून के कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। FIR में चूक का असर। कोर्ट ने कहा कि FIR में किसी ऐसे आरोपी का नाम न लिखवाना जिसे शिकायतकर्ता पहले से जानता हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। यह अभियोजन पक्ष
प्रोसिक्यूशन की कहानी पर एक गंभीर संदेह पैदा करता है। 2. गवाह को विरोधाभासी बयान से चुनौती देना। कोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत सही प्रक्रिया समझाई। यदि आप किसी गवाह को उसके पिछले पुलिस बयान के आधार पर चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको उस बयान का वह हिस्सा गवाह को दिखाना होगा। यदि गवाह इससे इनकार करता है, तो उस बयान को जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के माध्यम से साबित करना होगा। अदालत अपने आप से किसी बिना साबित हुए बयान का इस्तेमाल नहीं कर सकती। 3. रिश्तेदार गवाह की विश्वसनीयता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ इसलिए कि कोई गवाह पीड़ित का रिश्तेदार है, उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। एक रिश्तेदार अक्सर एक स्वाभाविक गवाह होता है। हाँ, उनकी गवाही को सावधानी से जांचना जरूरी है, लेकिन अगर वह विश्वसनीय लगती है तो उस पर कन्विक्शन का आधार बनाया जा सकता है। 4. आईपीसी की धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से अपमान। इस धारा के तहत दोषी ठहराने के लिए केवल यह कहना कि गाली दी काफी नहीं है। एफआईआर या गवाही में उन सटीक अपमानजनक शब्दों का उल्लेख होना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि वे वास्तव में शांति भंग करने के लिए उकसाने वाले थे या नहीं। 5. आईपीसी की धारा 159 से 34 में बदलाव। जब कुछ आरोपियों के बरी होने से समूह में 5 से कम लोग रह जाएं, तो उन पर गैर कानूनी सभा, अनलॉफुल असेंबली, यानी धारा 149 के तहत आरोप सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन अगर सबूतों से यह साबित हो कि उन्होंने एक समान इरादे, कॉमन इंटेंशन से अपराध किया है, तो उन्हें धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। केस का नतीजा, रिजल्ट। हाई कोर्ट ने 3 आरोपियों राजकुमार, जसबीर सिंह और संजीव कुमार को बरी कर दिया, क्योंकि एफआईआर में उनका नाम न होना एक बद्धा संदेह पैदा कर रहा था। बाकी बचे 2 आरोपियों अशोक कुमार और माखन की सजा को बरकरार रखा गया, लेकिन धारा 149 की जगह धारा 34 के तहत धारा 504 का आरोप सभी के खिलाफ खारिज कर दिया गया। इस जजमेंट से यह साफ होता है कि पुलिस में एफआईआर लिखवाते समय हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना कितना जरूरी है। तीसरा केस, जमीन विवाद और डिमार्केशन रिपोर्ट। जमीन से जुड़े विवाद बहुत आम हैं और यह फैसला ऐसे ही एक विवाद में कोर्ट के सही दृष्टिकोण को दर्शाता है। केस का विवरण, केस का नाम जुधिया देवी मृतक व अन्य बनाम नरेश कुमार, केस नंबर एफएओ नंबर 32 ONF 2022। फैसले की तारीख 16 जून 2025। जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री विवेक सिंह ठाकुर। केस की विस्तृत जानकारी। यह मामला जमीन पर अवैध कब्जे, इंक्रोचमेंट से जुड़ा था। वादी प्लेंटिफ ने कब्जे को लेकर केस किया था, लेकिन निचली अदालत ने कब्जे के दावे को खारिज कर दिया क्योंकि वादी द्वारा पेश की गई डिमार्केशन रिपोर्ट में तकनीकी खामियां थीं। जब मामला पहली अपीलीय अदालत में गया तो उन्होंने एक नया लोकल कमिश्नर नियुक्त करके पूरे मामले को नए सिरे से तय करने के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया। इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कानूनी पहलू, लीगल पॉइंट्स। इस केस में कोर्ट ने जमीनी विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। 1. सीमा विवाद में लोकल कमिश्नर की भूमिका। कोर्ट ने कहा कि जहां जमीन की सीमाओं का विवाद हो, वहां सच्चाई का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका लोकल कमिश्नर जैसे तहसीलदार द्वारा की गई डिमार्केशन ही है। इसका उद्देश्य किसी पार्टी के लिए सबूत इकट्ठा करना नहीं, बल्कि कोर्ट के लिए मामले को स्पष्ट करना है। 2. त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट का प्रभाव। अगर कमिश्नर की रिपोर्ट में कोई खामी है तो कोर्ट को केस खारिज नहीं करना चाहिए। सही तरीका यह है कि उस रिपोर्ट को रद्द करके एक नई डिमार्केशन का आदेश दिया जाए। किसी सरकारी एजेंसी की गलती का खामियाजा पार्टी को नहीं भुगतना चाहिए। 3. सीमित रिमांड का सिद्धांत। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपीलीय अदालत को पूरे मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस होलसेल रिमांड नहीं भेजना चाहिए, खासकर जब विवाद सिर्फ एक हिस्से पर हो। उसे केवल उस विशिष्ट मुद्दे को फिर से तय करने के लिए एक सीमित रिमांड, लिमिटेड रिमांड का आदेश देना चाहिए जिसमें सुधार की आवश्यकता है। केस का नतीजा, रिजल्ट। हाई कोर्ट ने यह तो माना कि नई डिमार्केशन जरूरी है, लेकिन निचली अदालत के आदेश को संशोधित किया। कोर्ट ने पूरे मामले को वापस भेजने की बजाय एक सीमित रिमांड का आदेश दिया। निचली अदालत को निर्देश दिया गया कि वह केवल कब्जे के मुद्दे पर फैसला करे और इसके लिए एक नया लोकल कमिश्नर, तहसीलदार नियुक्त करके ताज़ा डिमार्केशन रिपोर्ट मंगवाए। अन्य मुद्दों पर दिए गए फैसले को बरकरार रखा गया। यह फैसला जमीनी विवादों में फंसे लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है।
दोस्तों, अगर आपका भी कोई ऐसा मामला है तो इस जजमेंट को ध्यान में रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चौथा केस, प्रोबेशनर की नौकरी से बर्खास्तगी और कोर्ट रिकॉर्ड में हेरफेर। यह एक बहुत ही सनसनीखेज मामला है जिसमें एक प्रमुख संस्थान द्वारा एक प्रोबेशनर को गलत तरीके से नौकरी से निकालने और कोर्ट के सामने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने का खुलासा हुआ। केस का विवरण, केस का नाम संजय सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, केस नंबर CWP नंबर 1434 ऑन-F 2024, फैसले की तारीख 16 जून 2025, जज का नाम माननीय न्यायाधीश सुश्री ज्योत्सना रेवालदुआ। केस की विस्तृत जानकारी, याचिकाकर्ता संजय सिंह हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक सफाई कर्मचारी के पद पर प्रोबेशन पर थे। उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया और कारण बताया गया कि उनका काम संतोषजनक नहीं था, लेकिन असलियत कुछ और थी। उन्हें नौकरी से निकालने से ठीक एक दिन पहले उनका एक साथी कर्मचारी के साथ झगड़ा हुआ था। यूनिवर्सिटी ने इस झगड़े की एकतरफा जांच की और इसी आधार पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जब मामला कोर्ट में आया तो यूनिवर्सिटी ने कोर्ट के सामने पेश किए गए अपने आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसमें उसके रजिस्ट्रार खुद शामिल थे। कानूनी पहलू, लीगल पॉइंट्स। कोर्ट ने इस मामले में नौकरी से जुड़ी कानूनी व्यवस्था को बहुत सख्ती से स्पष्ट किया। Q1, कलंकित बर्खास्तगी, स्टिग्मेटिक टर्मिनेशन। कोर्ट ने कहा कि किसी प्रोबेशनर का टर्मिनेशन ऑर्डर भले ही साधारण दिखे, लेकिन अगर वह किसी दुर्व्यवहार, मिसकॉन्डक्ट के आरोप पर आधारित है तो वह कलंकित या दंडात्मक प्यूनिटिव माना जाता है। ऐसे मामलों में कोर्ट आदेश के पीछे की असली वजह को देख सकती है। 2, मकसद बनाम आधार, मोटिव वर्सेस फाउंडेशन। अगर नियोक्ता शिकायतों के आधार पर प्रोबेशनर को बिना जांच के निकाल देता है तो शिकायतें केवल मकसद होती हैं, लेकिन अगर शिकायतों पर कोई जांच की जाती है, भले ही वह एक तरफा हो, और उस जांच के निष्कर्षों के आधार पर बर्खास्तगी होती है तो यह बिना सुनवाई के अवैध है। 3, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। किसी भी कर्मचारी को दुर्व्यवहार के आरोप में बिना सुनवाई का मौका दिए नौकरी से निकालना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। 4, असंतोषजनक कार्य का सबूत। अगर कोई नियोक्ता यह कहता है कि कर्मचारी का काम संतोषजनक नहीं था तो उसे यह बात रिकॉर्ड, जैसे चेतावनी पत्र या मेमो, से साबित करनी होगी। सिर्फ हवा में आरोप लगाना काफी नहीं है। केस का नतीजा, रिजल्ट। हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के बर्खास्तगी आदेश को दंडात्मक और कलंकित पाया। कोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और यूनिवर्सिटी को याचिकाकर्ता को तुरंत नौकरी पर बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने के लिए यूनिवर्सिटी को कड़ी फटकार भी लगाई और उम्मीद जताई कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों, ये थे आज के 4 महत्वपूर्ण फैसले। इन सभी मामलों में अदालतों ने कानून की सही व्याख्या करते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। उम्मीद है आपको हमारा आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। आप इन फैसलों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ और कानूनी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।